नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि आज हम बिल्कुल एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि हाल ही में हमने इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट किया था, है ना। 10 क्वेश्चन सीरीज आप जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज से रिलेटेड वो सीरीज थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते थे और कहाँ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस करते थे। उसी प्रकार से हम इस सीरीज में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं तो टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीरीज ये होने वाली है। इस सीरीज के अंतर्गत ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। ब्रह्मांड और गैलेक्सी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये पूरा इंडेक्स है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसमें और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेन टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स में भी और बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि गैलेक्सी हो गया, स्टार्स हो गए, पूरा सोलर सिस्टम हो गया, उपग्रह, ग्रह, है ना, अन्य जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो। तो इसमें ही हमारे लगभग 3 लेक्चर बन जाएंगे। उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, रॉक्स, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक, वायुमंडल की संरचना और संगठन, वायुमंडलीय पेटियां, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, विश्व के जलवायु प्रदेश, वर्षा बादल, इसके अलावा मरुस्थल, घास के मैदान, महाद्वीप और महासागर, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन टॉपिक लिख दिए हैं और भी इसके अंदर जो छोटे या फिर सब टॉपिक निकलेंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा वो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन हम तो लगभग 15-20 के आसपास क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगी और आपका उस जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे उसका आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप फॉलो जरूर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला वाला रहेगा, इसमें हम ब्रह्मांड, यूनिवर्स और गैलेक्सीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूं आपको। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल आप पॉलिटी का बैच यहाँ पर ले सकते हैं, ज्योग्राफी का बैच ले सकते हैं, हिस्ट्री का बैच ले सकते हैं। सारे बैच आप यहाँ पर इंडिविजुअल ले सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, जैसे कि आप पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं तो एक आरंभ बैच हमने नाम दिया है जिसको, तो जीएस का फाउंडेशन बैच है। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आपको यहाँ पर मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है ना। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, इसको हिंदी में एक और शब्द देते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बिग बैंग थ्योरी ही लिखा आता है, लेकिन कभी महाविस्फोटक भी लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर यूनिवर्स के ओरिजिन से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, सबसे पहली बात दी किसके द्वारा गई थी ये थ्योरी, तो जॉर्ज लेमेंत्रे थे। ठीक है, क्या नाम था उनका, जॉर्ज लेमेंत्रे, इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, बेल्जियम के ये खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा ही यह थ्योरी दी गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है, जितना भी गुरुत्वाकर्षण है, ऊर्जा है, ठीक है, वो एक छोटे से कण में सम्मिलित थी। यहां पर मैं एक डायग्राम की ओर चलता हूं, यहां पर देखिए। ठीक है, ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, अब एनर्जी में हर कुछ आ गया, उसका द्रव्यमान आ गया, ग्रेविटी आ गया, घनत्व आ गया, ये सभी चीजें एक ही छोटे से बिंदु में समाहित थी जिसको सिंगुलैरिटी कहा गया था। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। आज से करीब
13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। और जब इसमें अनंत ग्रेविटी थी, ठीक है, अनंत गुरुत्वाकर्षण था, अनंत डेंसिटी थी, अनंत घनत्व था इसमें, इसके अलावा अनंत ऊर्जा थी, एनर्जी थी, तो क्या हुआ, ये रिलीज हुई और इसके साथ ही समय के साथ करोड़ों वर्षों में, अरबों वर्षों में, ठीक है, पहले तो गैसेस निकली, ठीक है, गैसों के संयोग से, हम पूरी थ्योरी तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, धीरे धीरे स्टार का जन्म हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और वर्तमान में आप जो ग्रह उपग्रह तारे देखते हैं और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये कहा गया था, इस थ्योरी में आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा सोलर सिस्टम बना वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, ठीक है। बिग बैंग कब हुआ, 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो, और जो हमारा सोलर सिस्टम बना वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कहा गया था बिग बैंग थ्योरी में। बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं ब्रह्मांड के संबंध में, जैसे कि साम्यावस्था सिद्धांत दिया गया, दोलन सिद्धांत दिया गया, लेकिन सर्वमान्य जो थ्योरी है अभी तक वो यही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको भी नकारते हैं, लेकिन अभी तक जो सर्वमान्य थ्योरी है वो यही है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था। अब इसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी, हम पढ़ते हैं ना जियोप्रेसग्राफी, है ना, पृथ्वी का अध्ययन वर्णन। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये कहा गया कि भैया पृथ्वी बीच में है ना, जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है ये बीच में है और जितने भी ग्रह उपग्रह और सूर्य हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी दी गई थी 140 एडी में क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा 140 एडी में यह थ्योरी दी गई थी, आपको याद रखना है। यह इनका जो संबंध था कहां से था, मिस्र यूनान के ये खगोल शास्त्री थे, आपको याद रखना है, और इनके द्वारा ही यह थ्योरी दी गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात इन्होंने कही थी कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य बाकी ग्रह उपग्रह जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आगे चल करके जब 1500-1600 ईस्वी में कोपरनिकस ने थ्योरी दी, क्या दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, तो फिर ये थ्योरी क्या हो गई, खारिज हो गई एक प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना है क्लॉडियस टॉलमी ने भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी बीच में और सभी ग्रह और सूर्य वगैरह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्लॉडियस टॉलमी है और इस प्रकार से उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी। ये अर्थ बीच में है और देखिए सन इसकी परिक्रमा कर रहा है, मून इसकी परिक्रमा कर रहा है, सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार से गलत थ्योरी थी। अगला भी इसी का जो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सौर मंडल में हीलियोसेंट्रिक मॉडल या फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, का जो मॉडल है या फिर थ्योरी है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो अभी मैंने आपको बताया कोपरनिकस, ठीक है। जो कोपरनिकस है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी थी। कब दी थी, तो 1543 में इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, फिर सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा पृथ्वी बीच में नहीं है बल्कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह और उसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। साथ ही साथ इन्होंने दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में भी बताया था कि कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है ना, अपने अक्ष पर भी घूम रही है वो और अपनी कक्षा पर भी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी इसीलिए कहा जाता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने सिद्धांत दिया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने कब दी ये थ्योरी, 1543 ईस्वी में इन्होंने ये थ्योरी दी। लेकिन इससे भी पहले 5वीं और 6वीं शताब्दी में, 5वीं और 6वीं शताब्दी में, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था वराह मिहिर, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने इतनी पहले ही यही बता दिया था कि सूर्य बीच में है, मतलब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। इन्होंने ये बता दिया था कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह और उपग्रह वगैरह उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। परंतु उनको वो
क्रेडिट एक प्रकार से नहीं मिला, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कॉपरनिकस है, इस प्रकार से इन्होंने थ्योरी दी थी, ये सन बीच में सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और ये वराह मेर हैं जिन्होंने 6वीं शताब्दी में ही यह चीज बता दी थी। ठीक है, चलिए अगला है साम्यावस्था सिद्धांत का संबंध किससे है? तारों के जन्म से, ग्रहों के अध्ययन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या फिर आकाशगंगा के दूर जाने से। ठीक है, तो जो साम्यावस्था का सिद्धांत है यह भी यूनिवर्स के ओरिजिन से है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये बोला गया था इस सिद्धांत में कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ना तो इसका कभी जन्म हुआ है ना ही इसकी कभी मृत्यु होगी, मतलब ब्रह्मांड जैसा स्टार्टिंग से था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, ये इस सिद्धांत में बोला गया था। ठीक है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब ऐसी थ्योरी सामने आई कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अपने आप ही ये जो सिद्धांत था वह खारिज हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई हैं, जो गैलेक्सीज होती हैं इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इसका कैसा वर्गीकरण किया गया है? तो एक तो है यहाँ पर सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है, विद्युतीकृत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, और गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, तो कैसी होती हैं आकाशगंगाएं? तो देखिए सर्पिलाकार भी इनका आकार होता है। ठीक है, इसका देखिए ये क्वेश्चन सही प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, दुग्ध मेखला, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया? तो इसका आंसर होगा सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, बाकी यदि आप आकाशगंगाओं की यदि बात करेंगे तो ये 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक तो सर्पिलाकार होती हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, सर्पिलाकार होती है। ठीक है, एक होती है दीर्घ वृत्ताकार, और कुछ गैलेक्सी अनियमित आकार की भी होती हैं, 3 प्रकार की टोटल गैलेक्सी होती है, मतलब इनका जो आकार होता है, एक होती है इस प्रकार से स्पाइरल शेप में, एक होती है इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार, और एक अनियमित आकार की जिनका कोई आकार नहीं होता इस प्रकार से। ठीक है, अनियमित, तो ये 3 प्रकार की गैलेक्सी होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है? आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, या तो फिर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला मिल्की वे, तो हमारी जो दुग्ध मेखला है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। 83% जो गैलेक्सी होती हैं वो सर्पिलाकार ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है, बाकी तो अनियमित प्रकार की भी गैलेक्सी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ही होना चाहिए। ये देखिए स्पाइरल होती हैं, ठीक है, सर्पिलाकार जैसे कि हमारी दुग्ध मेखला है, एलिप्टिकल होती है, दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और अनियमित या फिर इरेगुलर आकार की गैलेक्सीज पाई जाती हैं। 83% सबसे ज्यादा जो गैलेक्सी हैं वो इस प्रकार की पाई जाती हैं, स्पाइरल शेप में या फिर दीर्घवृत्ताकार शेप में, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी की जो बची हुई हैं मतलब 83 के आसपास, और बाकी की फिर उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी कितनी होती है? इसको बोलते हैं एक एयू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या कितना होता है? तो देखिए एक खगोलीय इकाई कितनी होती है, ये कैसे निकाला गया? जो पृथ्वी है ना, ये मान लीजिए सन हो गया, है ना, और यहाँ पर ये हमारी अर्थ हो गई, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो खगोल शास्त्रियों के द्वारा एक एयू, यही मतलब एक एयू जो यूनिट डिसाइड की गई, तो उसमें यही बताया गया कि सन से जो अर्थ की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो इसको ही इन्होंने एक यूनिट बना दी और उसको नाम दिया एक खगोलीय इकाई। क्या बोला गया? एक खगोलीय इकाई। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर एक एयू में होता है। ठीक है, यह सन से पृथ्वी की डिस्टेंस है, या फिर कई बार ऐसा भी आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, मीटर में करेंगे तो 3 जीरो यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सन से अर्थ की दूरी को ही एक एयू कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी से यूनिट से ही रिलेटेड है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। अब देखिए जो
आकाश में पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। ये एक दूसरे से ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो कुछ 50, 100, 150, 200, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं एक दूसरे से लाखों, करोड़ों, अरबों किलोमीटर की दूरी पर होती हैं। तो इनको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन यूनिटों से मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ खगोलीय इकाई बनाई गई, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 1 AU, है ना। उसी प्रकार से एक यूनिट होती है लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष। इसको कैसे बनाया गया, अब देखिए, प्रकाश से तेज, है ना, जो प्रकाश है या फिर जो लाइट होती है ना, इससे तेज दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो लाइट है वो ट्रेवल करती है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, और एक वर्ष में प्रकाश जितना ये डिस्टेंस तय करता है उसको ही प्रकाश वर्ष कह दिया गया। जैसे अब आपने सुना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सन का प्रकाश है, इसको अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने प्रकाश, खगोल विज्ञान, जो हमारे खगोल वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, उन्होंने प्रकाश वर्ष यूनिट बनाई, आपको याद रखना है ना। और इसका मान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये होती है एक प्रकाश वर्ष की का मान, आपको याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यूनिट है। और एक और होती है पारसिक, है ना, 3.26 लाइट ईयर होता है एक पारसिक बराबर, 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 AU, 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, 1 पारसिक, ये तीनों महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, इकाई हैं यूनिवर्स के संबंध में, या फिर बोल लीजिए जो भी हमारे गैलेक्सी है, स्पेस है ना, उसके संबंध में, तो आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। गैलेक्सी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। आकाशगंगा तारों के समूह को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आकाशगंगा कैसे बनती है, तो जो लगभग ऐसा बोलते हैं कि एक जो आकाशगंगा है, एक जो गैलेक्सी है, ठीक है, इसमें लगभग 100 अरब तारे होते हैं, है ना, 100 अरब तारे होते हैं। अब 100 अरब तारों से मतलब क्या है, 100 अरब तारे, 100 अरब तारों से मतलब क्या है, जैसे कि एक तारा है ना, जैसे कि एक तारा, इनमें से क्या है, सूर्य है, इनमें से एक तारा सूर्य है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 100 अरब तारे हैं हमारे, सूर्य जैसे मतलब 100 अरब तारे हैं। कुछ सूर्य से भी बड़े हैं और कुछ सूर्य से छोटे हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप यूनिवर्स में जाएंगे, है ना, यूनिवर्स में जाएंगे तो इस प्रकार से है, 100 अरब गैलेक्सी से बना है, 100 अरब गैलेक्सी से बना है। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। इसमें से एक, इन 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी निकाल लेंगे तो हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। उन 100 अरब तारों में से एक तारा निकाल लो हमारा सूर्य, तो उस एक तारे में, जैसे कि हमारा सूर्य है, तो उसका अपना एक सोलर सिस्टम होता है, सौर परिवार होता है। ठीक है, उसमें फिर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा तारों का समूह होता है, सही बात है। आकाशगंगा में 98% तारे और 2% धूल के कण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो गैलेक्सी होती है उसमें 98% तारे, स्टार और 2% धूल के कण होते हैं। अगला है, आकाशगंगा के अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह आदि आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने बताया कि आकाशगंगा तारों का समूह है, और तारों में क्या होता है, ग्रह, उपग्रह ही तो होते हैं, है ना। तो उपरोक्त जो सही पॉइंट है वो सब सही हैं, इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गैलेक्सी के संबंध में ये सभी पॉइंट सत्य हैं। यहां पर देखिए, यह हमारी यूनिवर्स की एक इमेज है जो कि टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई है। आप जानते ही होंगे, यूएसए के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और उसके ही द्वारा ये यूनिवर्स की इमेज खींची गई है। ठीक है, अब इसमें जो छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं ये गैलेक्सीज हैं, मतलब एक एक गैलेक्सी में, ये मान लीजिए एक गैलेक्सी में है तो उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, और उन 100 अरब तारों में से एक जो तारा हमारे सूर्य जैसा हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक यूनिवर्स की ये इमेज है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का भाग है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला मिल्की वे।
ठीक है, अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई गैलेक्सी के बारे में कि सबसे पहले तो यूनिवर्स में गए, है ना। सबसे पहली बात हम कहाँ गए, यूनिवर्स में गए। यूनिवर्स में क्या है, अभी मैंने आपको बताया 100 अरब, या फिर इसको आप अनगिनत भी बोल सकते हैं ना, 100 अरब क्या है, गैलेक्सी है। ठीक है, 100 अरब अरब गैलेक्सी से यूनिवर्स बना है, अनगिनत आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो हर एक गैलेक्सी, अब इसमें से एक गैलेक्सी हमने निकाल ली है ना, एक गैलेक्सी हमने निकाल ली, तो हर एक गैलेक्सी में लगभग क्या है, 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं। इस 100 अरब तारों में से एक तारा हमने निकाल लिया, हमारा सन, है ना। तो हर एक सूर्य का अपना एक परिवार होता है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, 8 ग्रह हैं, अनेक लाखों आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं। तो इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स के सामने हमारी कुछ एक प्रकार से आप बोलें तो कुछ औकात ही नहीं है ना। औकात शब्द सही रहेगा बोलना, क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत बड़ा है ये यूनिवर्स। तो दुग्ध मेखला हमारी गैलेक्सी का नाम है, और जो बिल्कुल हमारी पड़ोस वाली गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। हमारे जो सबसे नजदीक स्थित गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा या फिर देवयानी बोलते हैं। क्लियर है। चलो ये देखो भैया, हमारी ये गैलेक्सी है ना, ऐसी, ये जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये हमारी गैलेक्सी है। अब इसमें सूर्य बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये सूर्य है, ये एक जो छोटा सा पॉइंट है ना, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो ये हमारा सन है। अब देखिए इसमें लगभग कितने सारे ये सूर्य होंगे, कितने सारे ये तारे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए इतने से पॉइंट में हम हैं, है ना, और इस पॉइंट में भी कितने सारे ग्रह हैं, कितने आकाशीय पिंड हैं, कितने हम लोग हैं। ठीक है, तो आप इससे एज्यूम कर सकते हैं। अगला है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। जो आकाश में आप चमकता हुआ देखते हैं वो क्या है, तो याद रखना तारे मत टिक कर आना, है ना। तारे तो हमें दिखते ही हैं, लेकिन जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं। उसमें मून भी आ जाता है। ठीक है, उसमें जो हमारी गैलेक्सी है उसके बहुत सारे स्टार भी जो कि सूर्य की तरह हैं वो दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्लेनेट भी कई बार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। तो रात्रि में जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। अगला है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन हमारे क्या सूर्य की सतह की बात की जाए तो सूर्य की सतह में लगभग 71% क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और जो हीलियम है, ठीक है, लगभग 26.5 है। बाकी जो बचा है वो अन्य तत्व हैं, आपको याद रखना है ना। लगभग 2.5 जो बचा वो अन्य तत्व यहाँ पर सूर्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब किसी भी स्टार में यदि आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन लगातार क्या होती है, हीलियम में चेंज होती है। इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन लगातार हीलियम में चेंज होती है और इस प्रकार से किसी भी तारे को एनर्जी मिलती है, हमारे सूर्य को एनर्जी मिलती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। यही किसी स्टार की एनर्जी का सोर्स होता है, किसी तारों की एनर्जी का सोर्स होता है। इसके अलावा याद रखना, तारे ही ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे कि ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप रात में मून भी चमकता हुआ देखते हैं तो वो तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसका खुद का कोई प्रकाश है। ठीक है, तो तारे ही ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनकी स्वयं की ऊष्मा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम सर्वाधिक पाई जाती है किसी भी स्टार में या फिर हमारे सूर्य में। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो हमारी, जैसे कि अभी मैंने आपको गैलेक्सी बताई थी इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा जैसे सूर्य यहाँ पर है तो वो भी हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है, और एक चक्कर लगाने में इसको लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसको हम एक कॉस्मोस ईयर या फिर एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कॉस्मोस ईयर या फिर एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अगला है, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। नेबुला चरण क्या होता है, ठीक है, इसको हम निहारिका भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है, ये तारे का बाह्य आवरण, जीवन का अंतिम चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। ठीक है, नेबुला या फिर इसको हम निहारिका बोलते हैं। और यहाँ पर ही ये क्या होता है
किसी भी तारे का जन्म होता है, मतलब तारे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले निहारिका ही होती है, जो कि धूल और गैसों का एक बादल होता है, और यहाँ पर ही किसी तारे का जन्म होता है, फिर आगे की सारी चीजें घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो याद रखना नेबुला या फिर जो निहारिका है ये धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल होता है। देखिए अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये नेबुला है। फिर देखिए बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो तारों का पूरा मृत्यु का जो चरण होता है, ठीक है, कैसे कैसे वो क्या बनता है, ठीक है, कैसे वो मतलब उसकी जो पूरी अवस्थाएं होती हैं वो अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर कभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो धूल और गैस का बादल होता है उसको निहारिका या फिर नेबुला बोलते हैं। ठीक है, अगला है जेम्स वेब टेलीस्कोप के विकास और उड़ान के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जिम्मेदार है। ठीक है, आपने सुना होगा हब्बल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसको 25 दिसंबर 2021 को नासा के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, और अभी तक का सबसे एडवांस एक प्रकार का टेलीस्कोप है। इसके पहले हब्बल टेलीस्कोप था जो कि अंतरिक्ष में था। 1990 के टाइम पे नासा के द्वारा इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ही टेलीस्कोप जो है, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नासा के ही मिशन है या फिर नासा के ही टेलीस्कोप हैं, आपको याद रखना है। इन टेलीस्कोप के द्वारा जो देखिए यूनिवर्स की इमेज भेजी गई थी, जैसे कि हबल ये पुराना टेलीस्कोप था 1990 वाला, तो ये थोड़ी सी ब्लर इमेज थे, उतना ज्यादा चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो अभी का लेटेस्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके द्वारा ये इमेज अभी यूनिवर्स की भेजी गई थी। ठीक है, तो ये नासा के टेलीस्कोप है जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। तारों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं। पूर्व से पश्चिम में गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से जो स्टार है उसकी अपोजिट दिशा में हमें मूव होते दिखाई देते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी बस ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, इस साइड जा रहे हैं, तो आप अपोजिट साइड जो पेड़ पौधे बाकी चीजें हैं अपोजिट साइड जाती हुई दिखाई देती हैं, तो उसको आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके समझ सकते हैं ना। पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके पीछे ये रीजन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, खासतौर पर गैलेक्सी, ठीक है, और यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ कुछ स्टार के भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा नहीं कि यूनिवर्स का टॉपिक खत्म हो गया, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। आज आपको यूनिट्स के बारे में पता चला होगा, गैलेक्सीज के बारे में पता चला होगा, थोड़ा बहुत यूनिवर्स के बारे में पता चला होगा। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है ये पता चला होगा, जियो सेंट्रिक थ्योरी। तो ये कुछ बेसिक बातों के बारे में आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से डिस्कस किया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फिलहाल आज के लेक्चर हम यहाँ तक ही रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, उसमें और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।